हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारा चैप्टर है 14, उसको आगे बढ़ाते हुए। इसमें सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पहला जो टॉपिक है फॉसिल फ्यूल, इसका मतलब क्या हुआ? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल जो पारंपरिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? पारंपरिक। पारंपरिक सोर्स क्या होते हैं एनर्जी के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, अब इसके बारे में समझते हैं क्या है फॉसिल फ्यूल्स। कहता है कि एंशियंट टाइम में, यानी कि पारंपरिक समय में, पुराने समय, पारंपरिक समय नहीं होता मतलब पुराने समय में क्या होता था कि वुड यानी कि लकड़ी कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी होता था। हीट एनर्जी के लिए वुड का सबसे कॉमनली यूज यहाँ पर किया जाता था। साथ में कुछ फ्लोइंग वाटर्स, फ्लोइंग विंड, इन सभी को भी कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए यूज किया जाता था पुराने समय में। पहले आप खुद सोच सकते हो, जैसे हवा के वजह से बहुत सारे काम होते थे, खेतों के काम होते थे, खलिहानों के काम होते थे। और उसी तरीके से आप वाटर के बारे में सोच सकते हो कि वाटर जब फ्लो करता है तो उस पर क्या क्या काम हो सकते हैं। आप खुद से सोचोगे, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एनर्जी के सोर्स के रूप में कोल का यहाँ पर आना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल करता है। यानी कि कोल को हम एनर्जी का सोर्स जब से यूज करने लगे तब से यहाँ पर रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाया है इंडस्ट्री का। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी था? एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोगों को यहाँ पर देखना था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए या फिर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री से बनने वाले प्रोडक्ट को चलाने के लिए हमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ा। एनर्जी को यहाँ बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे। अब उसके लिए यहाँ पर कुछ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल और पेट्रोलियम, इनका यहाँ पर हाईली डिमांड आने लगा। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल जो कि मरे सड़े गले चीज़ों से बनते हैं। ऐसे फ्यूल यानी कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्यूल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपका जो पेट्रोल आप डालते हो या फिर आप कोल जो यूज करते हो, ये सब जो है फ्यूल है। लकड़ी जो है वो फ्यूल है, यानी कि जिससे आप हीट प्रोड्यूस करते हो या फिर कोई भी काम करने के लिए उसमें से आप एनर्जी लेते हो, वो फ्यूल हो गया आपका। तो फॉसिल फ्यूल वो होंगे जो जीवित चीज़ों से उनके सड़ने गलने के बाद बने हों। और हमारे टेक्नोलॉजीज़ को इसी तरीके से डेवलप किया गया कि हम इन एनर्जी सोर्स का यूज इजीली कर पाएँ। ऑलराइट, अब देखिए फॉसिल फ्यूल क्या होता है। ये फ्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं, ओवर मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। और ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में ही हम इसको रख सकते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज हम नहीं कर सकते हैं। और इसको हमको कंजर्व करना चाहिए, इसको हमें बचा कर रखना चाहिए आगे भी यूज करने के लिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम जल्दी ही एनर्जी का जो सोर्स है उस सोर्स को हम खो देंगे, ख़त्म हो जाएगा हमारे पास में, फ्यूल बचेगा नहीं, फॉसिल फ्यूल। और हम इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी लार्जली डिपेंडेंट हैं किस पर? फॉसिल फ्यूल्स पर, हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। कहता है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस टू। अगर हम लोग यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या हैं? एयर पोल्यूशन यहाँ पर कॉज कर सकता है। कोल या फिर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को अगर हम बर्न करते हैं तो कार्बन से बना होता है, एयर पोल्यूशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी कि कार्बन का ऑक्साइड यहाँ फॉर्म करता है, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड फॉर्म करता है, सल्फर का भी ऑक्साइड फॉर्म करता है, क्योंकि हीट कर रहे हैं, यानी कि उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। उसके अंदर में नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, ये सभी रिएक्ट करके क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है, जो हमारे वाटर और सोयल रिसोर्सेज को यहाँ पर ख़राब करते रहता है। तो ये सिर्फ एयर पोल्यूशन के को कॉज नहीं करते, ये बहुत सारे जो है सोयल पोल्यूशन को भी कॉज करते हैं, ये वाटर पोल्यूशन को भी कॉज करते हैं। ऑलराइट, यहाँ नीचे कहता है थिंक इट ओवर में कि हमारा लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं पाते हैं तो।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी हमारे पास में, जब भी हम कुछ भी काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगता ही है। अभी आप फ़ोन में देख रहे हो या फिर आप इसको लैपटॉप में देख रहे हो तो उस पर भी इलेक्ट्रिसिटी का ही इफ़ेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप उसको चार्ज कर पाए हैं, उसके बाद आप देख पा रहे हो। सोचिए इसके बारे में कुछ। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक पाई चार्ट जो है वो बताता है कुछ एनर्जी के सोर्सेज को जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हो कोल सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, रेड वाला कोल है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सभी जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो ग्रीन वाला दिख रहे हो। हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि वाटर के वजह से जो भी यहाँ पर हम एनर्जी लेते हैं वो हाइड्रो में आ जाते हैं। न्यूक्लियर, कुछ रिएक्शंस कराने पर, न्यूक्लियर रिएक्शंस कराने पर हमें जो एनर्जी मिलता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन पे आ गए। विंड, हवा की वजह से जो भी हम यहाँ पर एनर्जी गेन करते हैं, जो भी हम एनर्जी को उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपका विंड एनर्जी के अंदर में आ गया। जैसे विंड मिल वगैरह से आप जैसे विंड एनर्जी को लेते हो। इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर कहता है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल से जो भी पोल्यूशन यहाँ पर कॉज होता है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कंबशन का एफिशिएंसी को बढ़ा करके। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं वो पूरी तरीके से बर्न हो जाए। पूरी तरीके से तो नहीं हो पाता है बट हम उसके एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। 100% बर्न नहीं होगा तो उससे कम हम थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जितना बर्न हो सके उतना हम ले जा सकते हैं। कुछ टेक्निक भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हार्मफुल गैसेस के एस्केप करने को। एसेस को यहाँ पर सराउंडिंग में फैलने से भी हम रोक सकते हैं। लेकिन क्या ये जलाना ज़रूरी है? कितना ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा फॉसिल फ्यूल जो है वो मेजर फ्यूल जो है, इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अभी आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो आप ले रहे हो वो इन्हीं फॉसिल फ्यूल को बर्न कराने के बाद में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। अदर वेज भी हैं लेकिन मेजरली इसी से यहाँ पर हम लोग अभी लेते हैं। कैसे, आप लोग को आगे पता चलेगा। अभी जैसे ही हम पावर प्लांट्स के बारे में जानेंगे उस वक्त आपको पता चलेगा। कहता है कुछ एक्टिविटी करने के लिए एक टेबल टेनिस बॉल को लीजिए और उसमें कुछ 3 स्लिट्स बना दीजिए, उस पर एक सेमी सर्कुलर कट लगाइए और उसमें कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। ये फिगर में इस तरीके से आपको बॉल बनाना है। इस पर कुछ फ़ैन लगा देने हैं आपको और इस बॉल को आपको एक जगह पर सिचुएट कर देना है जहाँ से वो टर्न कर पाए। आपको एक प्रेशर कुकर लेना है, उसको हीट करना है। उसमें से जो पाइप आता है उसका जो एयर का वहाँ पर से जो इससे बनेगा आपका वाष्प यानी कि स्टीम, उस स्टीम को डायरेक्टली आपको इस फ़ैन पर लगाना है जिससे ये फ़ैन रोटेट करने लगे। और जब ये फ़ैन रोटेट करता है तो उसको आपको कनेक्ट करना है इस बॉल को डायनेमो से। आपका डायनेमो कहने का मतलब कि जब रोटेट करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला एक ऐसा यहाँ पर बना हुआ होता है। साइड साइड में मैग्नेट लगे होते हैं, बीच में कोयल होता है। कोयल जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में, तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करता है अराउंड द कोयल तो ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है। करंट यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस करंट यहाँ पर पाने के लिए हम लोग डायनामो का यूज करते हैं। फिर उसको यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ होगा बल्ब से। तो आप इस तरीके से ये कनेक्शन करोगे तब देखोगे कि बल्ब ग्लो करने लगता है। तो इस पे 2 चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम हीट को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। हीट भी हम किसी चीज़ से कर रहे हैं, कोयल या पेट्रोलियम या फिर कुछ भी ऐसा पेट्रोलियम गैस का यूज करके या फिर कोल का यहाँ पर हम लोग यूज करके हम इसको हीट करेंगे और ये जो है आपका बल्ब को ग्लो करा रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इंडक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को उसके अराउंड में, कोई भी सर्कुलर कोयल के अराउंड में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या फिर कोई सा भी कोयल हो उसके अराउंड में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उस पर कैसे करंट इंड्यूस हो जाता है। यार मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको पिछला वाला टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, अभी वाला टॉपिक कुछ और है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसी के बारे में बोल रहा है कि ये जो है टरबाइन जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, इस पर क्या क्या लगे हुए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। और ये बेसिकली क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम फ़ैन को मूव करा रहे हैं, रोटर ब्लेड को मूव करा रहे हैं। जितने स्पीड से हम जितना ज़्यादा हम उसको टर्न कराएंगे उतने ज़्यादा हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। और क्यों हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है हम लोगों को अपने आसपास के जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको रन कराने के लिए। और यही बेसिकली होता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जाता है। टरबाइन को ही मूव करा करके इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोड्यूस कराया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ये प्लांट्स हैं, कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं जिसमें इस तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जाता है। सबसे पहला है थर्मल पावर प्लांट, यानी कि दूसरा टॉपिक है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है?
थर्मल सुनने से ही आप यहाँ पर समझ जाओ कि कुछ हीट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, जिसके वजह से वाटर को हम हीट करते हैं और वो टरबाइन को रोटेट कराता है, जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलता है। यही है थर्मल पावर प्लांट। और इसी की वजह से बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो कोल या फिर ऑयल के फील्ड के आसपास में ये बनाए जाते हैं, जहाँ से हम लोग जो है थर्मल पावर प्लांट में जो है जल्दी से कोल हम लोगों को मिल जाए, जल्दी से हम लोगों को पेट्रोलियम मिल जाए, हम लोग वहाँ से इजीली प्रोड्यूस करा पाएँ। और इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हम लोग फार डिस्टेंस तक इजीली हम लोग ट्रैवल करा सकते हैं। कोल पेट्रोलियम को ज़्यादा दूर ले जाने पर ट्रांसपोर्टेशन का अलग खर्च आएगा। उससे अच्छा इसी तरीके से एक जगह पर सेटअप कर दिया जाता है और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। आगे आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, हेल हाइड्रा जिसे आप सुनते हो। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। पानी की वजह से जो भी यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट होता है जिस पर पानी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी गेन करने के लिए। जस्ट एज सिंपल एज दैट। अब ये कैसे होता है? ये भी एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिस पर काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम लोग यहाँ पर पानी का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करा देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे आता है पानी में? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। मतलब कि एक ऊंचे पर अगर पानी रखा हुआ है और उसको हम नीचे फ्लो कराएं तो अपने पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये यहाँ से नीचे फ्लो करने लगेगा और फ्लो करेगा तो अपने में स्पीड आ जाएगा। स्पीड आएगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है और उस स्पीड की वजह से हम यहाँ पर एक टरबाइन रख देते हैं। टरबाइन में ब्लेड्स लगा देते हैं। जब ब्लेड्स पर पानी पड़ते हैं तो वो रोटेट करने लगते हैं। जब वो रोटेट करते हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। इस पर मेनली किस चीज़ का यूज हो रहा है? हाइड्रो, पानी का यूज हो रहा है इस पर। चलिए देखते हैं, इसका कुछ फिगर यहाँ पर दिया हुआ होगा। तो ये है रिजर्वायर जहाँ पर पानी रखा हुआ है। यहाँ से ये जो पानी है यहाँ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। टरबाइन है, टरबाइन को रोटेट कर रहा है। टरबाइन रोटेट किया हुआ है, ये जनरेटर से कनेक्टेड है। जनरेटर जो है ये पावर लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से पावर जा रहा है और ये पानी जो है सीधे फिर रिवर में चला जा रहा है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इधर आया, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। अब इसे बनाने के लिए डैम्स का ज़रूरत पड़ेगा। पानी को एक जगह पर स्टोर करके रखने के लिए डैम्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो भी ऊंचे स्थानों पर। और इसे डैम्स में पानी रखने के लिए हम कहाँ से ले जाएंगे पानी? जहाँ पर रिवर है उस रिवर को ही अगर हम बांध बना दे तो वहाँ पर पानी जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। उसको हम लोग थोड़ा देर के लिए रोक करके रख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर को, और हम कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर वाटर को रिजर्वायर्स में। फिर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा देंगे उस पानी को फ्लो करा करके रिवर पर। और फिर क्या हो सकता है, जब बारिश होंगी फिर से रिवर में पानी आएगा, फिर से हम रिजर्वायर में पानी को मतलब एक जगह पर रख करके स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि हम एनर्जी को यहाँ पर बार बार यूज कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, ये रिजर्वायर जो है रिफ़िल कर सकते हैं इस टाइम जब भी बारिश होती है। इसीलिए हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट। तो ये हमेशा अभी रह जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? कभी ख़त्म नहीं होगा। एक बार यूज करने के बाद में फिर से हम आ सकते हैं उस पानी को। पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो गया, फिर वहाँ पर से जब हीट होता है, जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो वो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। यानी कि फिर से वो बारिश में होकर के फिर से वो आपका एक नदी में आ जाता है, यानी कि एक डैम में फिर से वो हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके के आप सोच सकते हो। ऑलराइट। अब क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? यस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। यहाँ पर अगर हम डैम को कहीं पर बनाते हैं तो उसके आसपास का इलाका क्या होता है? उसके आसपास का ज़मीन क्या होता है? पानी में डूब जाता है। और इसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस में बना सकते हैं, थोड़ा सा हाई ऊंचा जगह पर हो। तो यहाँ पर लार्ज एरियाज़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और ह्यूमन हैबिटेशन जो है सेक्रीफाइस किया जाता है इसके वजह से, क्योंकि वो डूब जाते हैं। यानी कि एक ज़मीन का कुछ टुकड़ा हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है, हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जब वाटर डैम्स में भरने लगते हैं तो कुछ वेजिटेशंस जो होते हैं, यानी कि कुछ कार्बन प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनारोबिक कंडीशन के वजह से ये मीथेन गैस यहाँ पर देने लगते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस कहलाता है, और वो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। नर्मदा रिवर में सरदार सरोवर और गंगा रिवर में टेहरी डैम को बनाने के लिए इसीलिए लोग अपोज करते हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही। चलिए देखते हैं कि इस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि पारंपरिक सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए
कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे बायोमास। सबसे पहला कहता है कि पहले ही आपको जब मेंशन किया गया कि वुड जो है यहाँ पर एक फ्यूल का सोर्स रहा है बहुत पुराने टाइम से, बहुत पहले से ही। अगर इनफ ट्री हमारे पास में हों और इनफ ट्री हम प्लांट करते रहें तो कंटिन्यूस सप्लाई हम लोगों को ये फ्यूल का मिल जाएगा, वुड का हमें मिल जाएगा। आप यहाँ पर काउ डंग केक्स के बारे में भी एक फ्यूल की जगह पर आप सुन सकते हो, गोबर के उपले, यानी कि गाय यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है एक एनर्जी का सोर्स। अब ये जो वुड का या फिर हम काउ डंग केक्स का बात कर रहे हैं, ये लिविंग बींग्स के द्वारा दिया जा रहा है, तो इसी के वजह से हम ऐसे सोर्स को कहते हैं बायोमास। इन ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायोमास। और ये फ्यूल क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा स्मोक ये प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, कम्प्लीटली इसके एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और इसी की वजह से हमें इसका एफिशिएंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ऐसे मटेरियल्स, जैसे आप वुड का बात करें, अगर वुड को हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और वोलेटाइल मटेरियल्स को उसमें से हटा दें, कुछ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और वाटर को रखें, तो वहाँ से हम एक चारकोल जैसा प्रोडक्ट को वहाँ पर से ले सकते हैं। अब ये चारकोल क्या है? चारकोल एक ऐसा फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो बर्न करता है कम्प्लीटली, और ये स्मोकलेस होता है कंपेरेटिवली टू वुड, और ये हायर हीट जनरेशन यहाँ पर करता है, इसकी इफ़िशियंसी हाई होती है। तो वुड को हम क्या कर सकते हैं? चारकोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से काउ डंग केक को हम क्या कर सकते हैं, या फिर काउ डंग को हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। काउ डंग वाले बायोमास को हम बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। काउ डंग, उसके साथ में कुछ प्लांट मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ कोई भी ऑर्गेनिक प्लांट्स के मटेरियल हो सकते हैं जो क्रॉप्स से हार्वेस्ट करके निकाले हुए होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट हो सकते हैं, सीवेज, ठीक है। इन सभी को हम यहाँ पर कुछ समय के लिए अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रख दें तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और ये यहाँ पर गैस एक प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं बायोगैस। मीथेन गैस होता है मेनली, इसको हम गोबर गैस कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये गोबर को यहाँ पर डिकम्पोज करके बनाया जाता है। इसका प्लांट देख लीजिए कैसे होता है। ये है आपका बायोगैस प्लांट। इसमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका स्लरी बना करके हम यहाँ पर देते हैं, और यहाँ एक गैस टैंक है, और ये गैस टैंक क्या करता है, यहाँ से जो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है उसको यहाँ पर रखता है, और साथ में कुछ और गैस भी होते हैं उसको यहाँ पर रखता है, और यहाँ से गैस आउटलेट ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पर फ्लेमेबल गैस, जिसको हम यहाँ पर सिलेंडर्स में भर करके यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये जो है मैन्योर और फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाता है और आउटलेट से बाहर आ जाता है। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिक्स से यहाँ पर बनाया जाता है। काउ डंग का स्लरी को यहाँ पर लगाया जाता है और ये डाइजेस्टर में दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और ये जो डाइजेस्टर है वो सील्ड चैम्बर होता है जहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यहाँ पर इसे डिकम्पोज कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पर काउ डंग की स्लरी को कन्वर्ट कर देते हैं। ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि इनको ऑक्सीजन चाहिए नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन के ये सभी काम को करते हैं। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, यानी कि ये बर्न नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये जो है डिकम्पोज हो जाता है। ये गैस जो है वो स्टोर कर दिया जाता है फिर टैंक्स में, और यहाँ पर ये ड्रॉन कर दिया जाता है घरों में यहाँ पर यूज़ करने के लिए। अब ये बायोगैस जो है वो एक्सीलेंट फ्यूल है, क्योंकि ये 75% मीथेन कंटेन किया हुआ होता है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में बर्न होता है। हाई कैपेसिटी ऑफ हीट होता है इसका चारकोल और कोल के मुकाबले। बायोगैस को यहाँ पर लाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। आप देख सकते हो, आप देखे होंगे कि गैस का यूज किया जाता है लाइट यहाँ पर करने के लिए। और यहाँ पर जो भी स्लरी यहाँ पर बचा हुआ होता है वो रिमूव किया जाता है कुछ दिनों में, और ये एक्सीलेंट मैन्योर होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन भरा पड़ा होता है, फॉस्फोरस भरा पड़ा होता है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर खाद के रूप में आप यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट चीज़ों से इजीली अच्छा से कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर बना रहे हैं। ऐसे एनर्जी का यहाँ पर हम सोर्स, इसमें ये जो वेस्ट मटेरियल है ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ में आते हैं, और इसमें से जो भी वेस्ट आ रहा है वो हम यहाँ पर मैन्योर के रूप में यूज कर रहे हैं। हम लोग उसको अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पर वेस्ट को हम लोग वेस्ट के जैसा नहीं, कुछ
अच्छी चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बायोगैस है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं है? खुद से सोचिए और बताइए। आते हैं विंड एनर्जी के अंदर में। विंड एनर्जी इज नथिंग बट द विंड विच blows in the open area and it rotates the blade of the turbine, and by rotating the blades of the turbine we can generate the electricity by induction of the current. हम मेनली यहाँ पर एयर मूवमेंट्स का बात करते हैं, इसकी वजह से इसको विंड एनर्जी कहा जाता है। जब ये ब्लो करता है तो ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और बहुत सारी जगहों पर ये सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे ये कुछ मैकेनिकल वर्क करता है। जैसे वाटर लिफ्टिंग पंप यहाँ पर इसके वजह से बन सकते हैं, वाटर लिफ्टिंग ये कर सकता है। आपने देखा होगा जैसे जब ब्लेड्स रोटेट होते हैं इस पर ही बाल्टी लगा हुआ होता है और ये पानी से यहाँ पर कनेक्टेड होता है। पानी नीचे में है और वहाँ से ये पानी को उठाते जाता है और नीचे इस साइड में एक कलेक्टर होता है जहाँ पर से पानी कलेक्ट किया जाता है। तो ये भी विंड एनर्जी के वजह से भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने वाले विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने वाले मशीन्स को देख सकते हो। यहाँ फिगर है, आप फिगर को इजीली देख सकते हो किस तरीके से होता है। यहाँ पर फैन लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक विंड मिल से जो भी एनर्जी हम लोगों को मिलता है वो थोड़ा सा कम होता है, उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसकी वजह से हम सीरीज़ में सारे जो आउटपुट वाले हैं सारे विंड मिल से एक जगह पर एक ही विंड मिल नहीं होता है, बहुत सारा विंड मिल होता है और उन सभी को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम जब सभी वोल्टेज को एडअप करते हैं तो वो काफ़ी हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर कहता है कि डेनमार्क जो है एक कंट्री ऑफ विंड कहा जाता है। इसमें 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट किया जाता है विंड मिल के थ्रू। और इसमें जर्मनी जो है वो लीडर है। यहाँ पर इंडिया 5th रैंक में है इन ऐसे एनर्जी को यूज करने में, विंड एनर्जी को यूज करने में। इंडिया में कन्याकुमारी के पास में तमिलनाडु में ये जनरेट करता है 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को। ऑलराइट, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कोई भी हम लोग हार्म नहीं पहुँचा रहे हैं इन्वायरमेंट को। और आप कह सकते हो ये रिन्यूएबल है इजीली। अब इस पर क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या कोई यहाँ पर हार्म है? क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स है? नहीं, बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। विंड मिल को कहीं पर पुट करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है और हम विंड मिल को सभी जगह पर पुट नहीं कर सकते हैं। ऐसे जगह पर पुट कर सकते हैं जहाँ पर इलाका खुला हुआ हो, जहाँ पर विंड अच्छे से ब्लो करे। विंड स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। जो टरबाइन का स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए उसका स्पीड जो रिक्वायर्ड है, जिसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, उसको मेंटेन करने के लिए। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड यहाँ पर चाहता है। 1 मेगावाट का जनरेटर के लिए यहाँ पर 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड हम लोगों को चाहिए, सोच सकते हो। और ये जो टावर्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं, ये सभी जो है एक्सपोज किए होते हैं किस पर? रेन पर, सन पर, स्टॉर्म पर, साइक्लोन पर। तो इसे मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है हाई एक्सपेंस। ऑलराइट, तो ये था आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि उस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का अल्टरनेटिव या फिर जो नॉन कन्वेंशनल हो, अभी अभी आया हुआ हो, उन तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग देखने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।